इट इज़ डे 21 ऑफ लिटरेरी टर्म्स जो हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए पैनेसिया रामबाण मानी जाती है। बने रहिए मेरे साथ अंत तक और देखिए इसको। हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है क्या कि द टर्म द लॉस्ट जनरेशन, है ना, एक टर्म है, क्या टर्म है, लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन इज़ यूज टू रेफर टू, ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? अमेरिकन राइटर्स इन सिविल वॉर पीरियड, अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अमेरिकन राइटर ऑफ कोल्ड वॉर पीरियड, है ना। तो कोल्ड वॉर का कोई पीरियड नहीं है, कोल्ड वॉर चलता ही रहता है कंट्रीज़ के बीच में, है ना। और ये कितना लंबा, कब से कब तक चलता है, इस कोल्ड वॉर का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, तो इसको तो हम काट सकते हैं। बात रही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड की। हाँ, ये जो लॉस्ट जनरेशन ये टर्म है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड से संबंधित है ना, ये संबंधित है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुए उसके बाद में जो लिखने का स्टाइल था वो पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से बदल गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमें एक रफ डेट 1914 मिलती है, वहीं 1940 लगभग, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है, आर आंसर इज़ अमेरिकन राइटर्स इन सिविल वॉर पीरियड। तो लॉस्ट जनरेशन इस जो सिविल वॉर पीरियड के दौरान जो राइटर्स रहे हैं, इन क्या कहते हैं, जो वॉर के दौरान जो राइटर्स रहे हैं दौरान और उसके बाद, क्योंकि उनकी राइटिंग पूरी तरह से चेंज हो गई, फिर एक बिखराव, एक निराशा उनकी राइटिंग से झलकने लगी, ठीक है। तो यही बात, तो लॉस्ट जनरेशन सिविल अमेरिकन राइटर्स हैं इन द सिविल वॉर पीरियड के ये राइटर हैं, इसको याद रखिए वॉर पीरियड, क्योंकि 1 और 2 कह के फिर हमें कैटेगराइज कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये इसमें भी है, ये इस वाले पीरियड में भी है। आफ्टर वॉर पीरियड आप बोलने का काम करें, इट इज़ गुड for this term lost generation. The term lost generation is used to refer to American writers, अमेरिकन राइटर के बारे में lost generation का है, और वो जो कि in the civil war period, जो इस war period में थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फेब्ल्यू, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा इसमें ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन जो है इंग्लिश ओरिजिन वर्ड नहीं है, शॉर्ट नरेटिव पोइम है विद डेस ओरिजिन। और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये वर्ड, कि फ्रेंच है, जर्मन है, लैटिन है और स्पेनिश है। तो ये DSSB 2005 में ये पूछ लिया गया है। ये जो फेब्ल्यू है ये क्या है, ये हमारा फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है, और फेब्ल्यू इज़ शॉर्ट नरेटिव पोइम इन फ्रेंच ओरिजिन, ठीक है। एक छोटी पोइम होती है, नरेटिव, वर्णात्मक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द जनरेशन ऑफ कैंपस, सॉरी लिखा है द जॉनरा ऑफ, कौन सा, कैंपस नोवेल इज़ इनॉग्रेटेड बाय। कैंपस नोवेल की बात हमने पहले भी की है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ गया है। कैंपस नोवेल आप 3 इडियट को याद रख लीजिए। 3 इडियट में क्या है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो उस कैंपस का माहौल वहाँ पर दिखाया जाता है कि क्या क्या वहाँ होता है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के बारे में दिखाया जाता है। कैंपस नोवेल की समझ में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जिस तरह से उसमें गिर रहा है और जिस तरह से उसमें, या प्राइवेट स्कूल्स द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, हर किसी का, ठीक है, वहाँ आज ज़रूरत है कैंपस नोवेल की। अगर आप सुन रहे हैं और अगर राइटर हैं तो इस पर आप लिखने का काम करें, ठीक है। और चलो ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। क्या कि जो जॉनरा है कैंपस नोवेल इज़ इनॉग्रेटेड बाय किंग्सले मीन्स या मेलकम ब्रैडबरी या थॉमस शार्प या A.S. वट। तो किसके द्वारा ये जो है इनॉग्रेट किया जाता है, ये टर्म बताया जाता है। तो हमारा आंसर है द जॉनरा ऑफ कैंपस नोवेल इज़ इनॉग्रेटेड बाय किंग्सले एम्स। अ कैंपस नोवेल इज़ अ नोवेल whose main action is
सेट इन अराउंड द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी। इसका जो प्लॉट है यहाँ की कहानियों से लिया जाता है ना। और ये जो एक्शन है इसका मेन है ना, तो कहाँ पे अराउंड यूनिवर्सिटी इसको परफॉर्म किया जाता है। दिस इज़ कैंपस नोबल। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैंपस नोबल एसोसिएटेड विद, और ये NBS TGT 2014 में ये आया है ना। तो किससे ये एसोसिएटेड है? किंग्सले एम से एसोसिएटेड है। अभी क्वेश्चन इनॉग्रेशन से पूछ लिया था और लिखा है कि द टर्म कैंपस नोबल एसोसिएटेड विद किंग्सले एम। सर किंग्सले विलियम एम्स वॉज इंग्लिश नोवेलिस्ट, पोइट, क्रिटिक एंड टीचर। कैंपस नोबल इज अ नोवेल हुज मेन एक्शन इज सेट इन द अराउंड कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये कैंपस नोवेल के बारे में है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, तो किंग्सले एम है ना, किंग्सले एम, एम्स इसको याद रख लीजिए। कैंपस नोबल किंग्सले, कैंपस नोबल किंग्सले है ना, कैंपस नोबल किंग्सले एम, इसको याद रखिए। और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? द थ्योरी ऑफ रीडर, द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। अब कोई चीज़ किसी ने पढ़ी होगी, रीडर, और फिर उसने अपना क्या, वही उसे पढ़कर जो भी उसकी समझ विकसित हुई है ना, तो क्या रेस्पॉन्स उसका है, तो उस तरह का जो क्रिटिसिज्म है वो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नॉर्थरॉप फ्राइल से है, जोनाथन कुलर से है, स्टेफन ग्रीनवर्ल्ड से है, या स्टेनली फिश से है? तो इसका जो आंसर है वो है स्टेनली फिश। और देखिए इसके बारे में कि रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी। ये क्या है? ये एक ग्रुप है, लिटरेरी थ्योरी का स्कूल है। डेट फोकसेस, जो कि मुख्य रूप से फोकस करती है ऑन द रीडर पे, एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेरी वर्क, और उनके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस लिटरेरी वर्क के, उस पर। इट बिगन 1960s एंड 70s पर्टिकुलर इन US, जर्मनी, and work by Norman Holland, Stanley Fish, Wolfgang Isaiah, Hans Robert Joss, Roland बार्ट्स एंड अदर्स। तो ये सारे नेम हैं इसके बारे में। तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, आप इस बात को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सप्रेशन, और क्या एक्सप्रेशन? विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय, है ना, विक्टोरियन कंप्रोमाइज़, विक्टोरियन कंप्रोमाइज़, विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ की बात है ना। तो कोई राइटर हैं भाई, विक्टोरियन पीरियड से ही होंगे, और डेविड सेसिल हैं, या GK चेसरटन हैं, या AG गार्डिनर हैं, या लैटन स्ट्रेची हैं। तो ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ हैं, इसके लिए ये GK चेस्टरटन है ना, GK चेस्टरटन। तो द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ फर्स्ट यूज बाय GK चेस्टरटन। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, प्री रेफेलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद। अब देख लीजिए, इसको बहुत आता है क्वेश्चन, प्री रेफेलाइट पोइट्री, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, है ना, रेफेलाइट ब्रदरहुड की भी बात आती है। तो ये कैसी पोइट्री है कि नरेटिव स्टाइल में है, पोइटिक लाइसेंसेस में है, या फिर नरेटिव नेचर है, या फॉर्म, या डिज़ाइन है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्री रेफेलाइट पोइट्री है, प्री रेफेलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद नरेटिव एंड स्टाइल, नरेटिव, वर्णात्मक और स्टाइल की ये पोइट्री है। इट इज़ वर्णात्मक और फैशन से संबंधित है ना। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोइट्स, क्रिटिक्स। हाँ, तो ये क्या थे? ग्रुप था एक, किसका? पेंटर्स, चित्रकारों का, पोइट का, क्रिटिक्स का। फाउंडेड इन 1848 बाय विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एब्रेटी मिलाइज एंड डांटे गैब्राइल रोजेटी। तो ये प्री रेफेलाइट पोइट्री के बारे में। प्री रेफेलाइट पोइट्री, नरेटिव इन स्टाइल, प्री रेफेलाइट पोइट्री, नरेटिव इन स्टाइल, ये आप इसको रट ले, याद कर ले। लिखा है ऑटोबायोग्राफी मीन्स। तो ऑटोबायोग्राफी का क्या मीनिंग होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। नहीं, फिर तो वो बायोग्राफी हो जाएगी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा। हाँ, ये बात तो सही है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन
क्रिएटेड इन पेंटिंग, नहीं ये वाली पेंटिंग वगैरह इसकी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। और ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, टीजीटी में 2013 में पूछ लिया, 3 में पूछा है। और आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना। तो खुद से बात करने का मतलब क्या, सोलोलोकी? हाँ सोलोलोकी तो है ना। गैरुलिटी तो ज़्यादा बोलने से हो जाएगा। स्पोक पर्सन तो मतलब किसी का प्रवक्ता होता है, या फिर नन ऑफ दीज, ये तो नहीं। सोलोलोकी का मतलब क्या हो जाएगा, एन अटरेंस और स्पीच बाय अ पर्सन टॉकिंग टू हिमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ ऑडियंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इपिक। तो इन चारों में से कौन सा इपिक है, ये बात देखनी है। कि वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स एक छोटी पोइम है। एक इपिक जो होता है एक सबलाइम वर्क होता है, इसमें एक नेशनल हीरो होता है ना। ये एक बहुत बड़ी कहानी होती है। ड्रामा में एरिस्टोटल ने कहा है कि यहाँ पे जो लेंथ है ना वो क्या होनी चाहिए, उसे कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। मतलब मगर इपिक जो है इसमें है ना बहुत बड़ा ये होता है, बहुत बड़ा ये होता है। कई सारी बुक्स में, लगभग 12 बुक्स में लिखने का प्रचलन होता है इपिक का। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट हाँ इपिक है, पर ये नहीं है 12 बुक्स में। ये अधूरे वर्क हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि ये पूरा करने की चाहत इनकी थी और मगर पूरे नहीं हो पाए। तो लिखा है एन एपिक इज लॉन्ग पोएटिक कंपोजिशन इन 12 बुक्स यूजुअली सेंटर्ड अपॉन अ हीरो इन विच ग्रेट इवेंट्स आर नरेटेड इन एलिवेटेड स्टाइल्स। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट कंसिडर मॉडर्न इपिक। होमर की इलियड ओडिसी है, वर्जिल की एनियड है, ये सारे क्या हैं, क्लासिकल इपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ व्हाट इज़ कजोरा इन पोइट्री, है ना। तो कजोरा क्या है, एक पॉज होता है, अ लाइन कंटेनिंग कंसोनेंस, स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम का हमने डिस्कस किया है ना। बताओ जरा मुझे कि स्प्रंग रिदम की हमने बात की थी तो किसकी बात की थी, है ना। और कितनी लाइन का ये स्प्रंग रिदम होता है, क्या ये सोनेट में यूज़ किया जाता है? ठीक है, चलिए बताइए आप। और यहाँ देखिए कि कजोरा इन पोइट्री क्या है, कि पॉज इंडिकेटिंग बाय अ कॉमा या फिर नन ऑफ दीज। तो कजोरा पॉज है भाई, एक पॉज है। देखिए जब भी ये कैजोरा, ये स्प्रंग रिदम, ये सोनेट की बात यहाँ पे हो रही है। और जब सोनेट की बात हो रही है तो हमने यहाँ देखा कि 14 लाइन का है, तो 6 + 8 लाइन, है ना। 6 लाइन + 1 नाम सेस्टेस, और फिर वो पहले 8 लाइन फिर 6 लाइन, है ना। पहले 2 क्वार्टरेन होंगे, 8 लाइन, फिर सेस्टेट होगा। तो इसके बीच में एक पॉज होता है, उस पॉज को कजोरा कहते हैं। तो ये तो फिर क्लासिकल हो जाएगा। हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो उन्होंने कितने दिया है, 12 लाइन पहले दे दिए, फिर ये 2 कपलेट देते हैं, तो वहाँ पॉज वो देते हैं। तो ये वाली बात यहाँ कही गई है। तो ये सोनेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर है। लिखा है कि कैजोरा इन पोइट्री इज़ अ डिस्टिंक्ट और इनडिस्टिंक्ट पॉज मार्क्ड बाय अ चेंज इन थॉट और आइडिया। वो पॉज से क्या होता है, आइडियाज़ और थॉट में एक चेंज लाने का काम करता है। और पेट्रार्कन जो सोनेट हैं फाउंड आफ्टर द ऑक्टेव, पहले ऑक्टेव लाइन आता है, फिर बिफोर सस्टेन। तो ऑप्शन सी हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, और कई बार हमने डिस्कस कर लिया है कि हीरोइक कपलेट क्या है भाई। तो कपलेट है तो 2 लाइन है, पर ट्रेटामीटर ट्रायमीटर की बात नहीं की गई है यहाँ पे। इसमें क्या कहते हैं, पेंटामीटर की बात की गई है। तो हीरोइक कपलेट इसमें पेंटामीटर होते हैं। किसने इसको ईजाद किया है हीरोइक कपलेट को, नाम आप बताइए। आइम्बिक पेंटामीटर मोस्ट कॉमन इंग्लिश मेजर्स 5 फीट का होता है। ईच फुट हैज़ 2 सिलेबल ऑफ विच द फर्स्ट इज अनएसेंटेड, क्योंकि आयम्बिक है ना, तो पहला अनएसेंटेड दूसरा एसेंटेड, मतलब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। हीरोइक कपलेट्स कंसिस्ट ऑफ 2 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग टूगेदर। तो 2 आइम्बिक पेंटामीटर की होती हैं, तो दोनों की राइम जो है क्या कहते हैं, क्या करती हैं, मैच करती हैं। जिस तरह से आप देख लीजिए, हनुमान चालीसा भी उठा के देख लीजिए, तो उसमें पेंटामीटर में ही लिखा, पेंटामीटर नहीं, हीरोइक कपलेट में ही लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा हीरोइक कपलेट में ही लिखा हुआ है, मतलब उसकी लास्ट वाली राइम करती हैं। ठीक है, ज़रा अपने इस तरह के जो साहित्य हैं, है ना, मतलब जैसे कि हनुमान चालीसा है, तो क्योंकि ये भी तो एक पोइट्री की फॉर्म है, दुर्गा चालीसा है, इस तरह के आप ज़रा इन्हें ध्यान से देखो। इनमें आपको इस तरह के मीटर वगैरह बड़ा अच्छी तरह से समझ में आएंगे, मिलेंगे,
है ना, वो हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। और ये तो हम इंग्लिश यहाँ की बात कर रहे हैं, जबकि छंद, दोहा, सवैया, मुक्ता, है ना, इन सब की बात करें तो यहाँ मात्रा की बात है, गुरु मात्रा, ये मात्रा, है ना, जो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा उसके लिए। तो 12th क्लास में हम ये पढ़कर ही आए हैं हिंदी लिटरेचर में। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यहाँ इसको मैं पॉज़ करती हूँ और होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।